हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूट्स पे। आपका जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये लास्ट क्लास में हम यहाँ तक क्वेश्चन जो थे वो कर चुके थे। आज मैं आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। आज मैं इसके आगे से आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चंस और जो भी रेशियो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन रह गए थे उसमें मैं आपको बताता हूँ कि दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 11 और 14 के अनुपात में हो जाती हैं। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिए जाए तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं कोई हैं, तो वो क्या बोल रहा है 4 और 5 के अनुपात में, यानी कि उनका जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए तो जो नई संख्या है वो 11:14 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है, दोनों में से 17 घट रहा है, यानी कि दोनों में से बराबर माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है, सबसे पहले इनका डिफरेंस सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 1 है और यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें 3 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 गुणा 4 और ये 5 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, 12-15 यानी कि 3 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें क्या बोल रहे हैं कि नई संख्या 11 और 14 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो ये जो नया वाला जो रेशियो है वो 11 और 14 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि वो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, आपको कितना 12, यहाँ पे 11 यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ रही है, 17। ठीक है, और हमें निकालने कितनी, उसने क्या पूछा, मूल संख्या। मूल संख्या यानी 12 ये हो गई, तो यानी कि 12 गुणा 17 कितना हुआ, 17, 170 और दूनी 34 यानी कि 204। ठीक है, पहली संख्या होगी 204 और दूसरी 15 गुणा 17 करेंगे 17 और से एक करेंगे 170 और 70×85 यानी कि 200। यहां से निकल के आएगा 85 जोड़ेंगे हम कितने में, 170 में, तो ये यहां से निकल के आएगा 200। 15 गुणा 17 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 17×85 की 5, हाथ से लगी 8, 17 एकम 17 और 8 25 यानी कि 255 निकल के आया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो मूल संख्या है इसमें 20 जोड़ दें तो हमारा जो नया अनुपात है वो क्या होगा। यहाँ पे वो बोल रखा है 20 जोड़ दें। ठीक है, तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, 204 में 20 जोड़ेंगे 224 और इसमें 20 जोड़ेंगे 275। ठीक है, तो हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि उसने बोला कि पहले जो अनुपात था वो 4:5 था, इसमें 17, दोनों में 17 माइनस कर रहे हैं तो अनुपात 11:14 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमें 17 बता रहा है, वो दोनों बराबर डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस बराबर करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से डिफरेंस 1 है, यहाँ से डिफरेंस आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 17 निकल के आई। 17 को हम जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 255। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अनुपात, उसने क्या पूछा कि इन जो मूल संख्या आई है इसमें 20 जोड़ के, यानी कि 204 में 20 जोड़ेंगे तो 224 और 255 में 20 जोड़ेंगे 275। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू को 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है। ठीक है, वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है और उपयोग किए गए 2, 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 2 और 5 के जो सिक्के हैं वो 5:2 के अनुपात में है। ठीक है, तो भुगतान में रुपए 10 के कितने सिक्के उपयोग किए गए, तो उसने पूछा है कि पी है वो क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, मतलब 150 रुपए जो है वो कुछ 2 के हैं, उसमें कुछ 5 के हैं और कुछ 10 के, हमें पता नहीं कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर दे रखा है उसने कि जो नंबर है सिक्कों की वो कितनी है, जो 2 और 5 के जो सिक्कों का अनुपात है वो 5:2 के अनुपात में है। ठीक है, ठीक, अब क्या बोल रहा है कि और जो वैल्यू है, यानी कि जब हम रुपए को नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, हमें पता नहीं वैल्यू उसने कितनी बोली, 150 रुपए, यानी कि कुल जो रुपए हैं वो 150 हैं और कुल सिक्के जो हैं वो कितने हैं, 50। ठीक है, अब आपको
अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक फॉर्मूले से करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें हम ऑप्शन की सहायता से कितनी आसानी से हल करते हैं। सपोज करो हमने मान लिया कि जो 10 रुपए का सिक्का था वो एक था, ठीक है। 50 रुपए जो कुल 50 सिक्के थे उसने दिए, उसमें 10 रुपए का कितना एक सिक्का था, ठीक है। हमने मान लिया कि 10 रुपए का उसने एक सिक्का उसे दिया है, ठीक है। अगर 50 में एक 10 का था तो कितनी बची टोटल कितनी बची 49, और 49 को हमें 5 और 2 यानी कि 7, 49 की वैल्यू 7 है तो एक की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से आपको दिख रहा होगा 5 की वैल्यू कितनी होगी 35, ठीक है। 5 की वैल्यू यहां से निकल के जो आएगी वो 35 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू यहां से अगर हम देखें कितनी निकल के आएगी, 2 की वैल्यू 7 दूनी 14, ठीक है। यहां से 2 की वैल्यू 14 निकल के आएगी, ठीक है। 35 ये होगा, 14 ये होगा, ठीक है। और एक हमने ये मान लिया कितने हुए 49 और एक 50। अब अगर 2 रुपए के सिक्के 35 हैं तो कुल कितने रुपए हुए 70 रुपए निकल के आ गए, ठीक है। 5 रुपए के सिक्के अगर 14 हैं तो कितने रुपए हुए 70 हो गए, ठीक है। और 10 का एक है तो कितने हुए 10। अब इसे हम जोड़ के देख लें, अगर 150 आ रहा तो यानी कि जो 10 रुपए का वो सिक्का था एक, यानी कि 70 70 140 और 10 150, यानी कि जो 10 रुपए का सिक्का था वो केवल एक था। 150 रुपए जो उसने दिए हैं, 50 सिक्के जो उसने उसे दिए हैं, कुल 150 रुपए दिए, उसमें 10 रुपए का एक सिक्का था, और 2 रुपए के 35 सिक्के थे, और 5 रुपए के 14 सिक्के थे, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर निकल के एक आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम बेसिक फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन इसकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इन्हें हम ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। वो क्या बोल रहा कि एक कोई बैग है उसमें 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का, यानी कि 1 रुपए का सिक्का है और 98 है और 54 है, ठीक है। क्या बोल रहा कितने अनुपात में है, नंबर कितना दे रखा है उसका, नंबर का जो अनुपात है वो है 3:4, 3, 4 और 6 के रेशियो में, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब क्या बोल रहा है वो, यदि कुल राशि 143 रुपए है, ठीक है। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो यहां से वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 1 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए टोटल 3 रुपए, ठीक है। 50 पैसे के 4 हैं, यानी कि 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने हुए 200 पैसे हुए। 200 पैसे को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपए निकल के आएंगे, यानी कि 2 रुपए, ठीक है। यहां से 2 रुपए निकल के आ गए, ठीक है। और ऐसे 25 पैसे यानी कि 54 अगर हमारे पास 6 हैं तो कितने हुए, अगर यहां से देखें हम तो ये यहां से निकल के आएगा 4 54 मिलके 1 रुपए और आधे मिलके यानी कि 1.5 रुपए, ठीक है, यानी कि 1.5 रुपीज, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है जो कुल रुपए हैं वो कितने हैं 143, यानी कि 143 रुपए उसने दे रखे हैं, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं 3 2 5 और एक 6 6.5, यानी कि जो 43 जो वैल्यू है वो आपको दिख रही होगी यहां से 143 जो वैल्यू है वो 6.5 यानी कि 6.5 रुपए की वैल्यू। अब क्या निकालनी है हमें 50 पैसों की संख्या कितनी थी, 50 पैसों की कितनी है 4, यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से दशमलव खत्म किया, 0 बढ़ा दिया, यहां से 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 8 और 13 से काटेंगे 1, यानी कि 11 × 8 यानी कि 88। ऑप्शन नंबर बी जो है कि बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। आपको वो बोल रखा है कि 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के और कुछ 25 पैसे के, तो कितने 1 रुपए के 3 है तो कुल रुपए कितने आए 3 रुपए हो गए, ठीक है। 50 पैसे के यानी 4 अठन्नी अगर उसके पास है तो 4 अठन्नी मिलके 2 अठन्नी मिलके 1 रुपए बनाती है, 4 मिलके 2 रुपए बनाएंगी, ठीक है। ऐसी 6 54 अगर है तो वो मिलके 1.5 रुपए बनाएंगे, यानी 4 54 मिलके 1 बनाती हैं और 2 मिलके आधा यानी कि 1.5 रुपए। 6.5 की वैल्यू 143 रुपए है, और यहां से हमें कितने की निकालनी है 4 संख्या जो 50 पैसे के 4 है इसकी निकालनी है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 88 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो रेशियो में बहुत ज्यादा मतलब कॉइंस वाले क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 यानी उसके पास जो 1845 रुपए थे
उस चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5, 10 और 20, यानी कि क्या बोल रहा है कि कैशियर ने उसे कुछ दिए 5 रुपए के सिक्के, और कुछ दिए उसे 10 रुपए के सिक्के, और कुछ दिए उसे 20 रुपए के सिक्के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक पैकेट में 3, 5, 7 के अनुपात में, यानी कि किस नंबर में दिए, तो यहां से अगर हम नंबर लिखें 5 रुपए के 3 है, 10 के 5 हैं और 20 के 7 हैं। ठीक है, ये उनका अनुपात है। ठीक है, दिया उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य कितना था, यानी कि मतलब जो सबसे छोटा सिक्का है यानी कि 5 जो सबसे छोटा सिक्का था, तो कितने रुपए दिए जो 5 के सिक्के में थे। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आपको दिख रहा होगा, वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लें तो 5 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हुए, 15 रुपए। ठीक है, 5 गुना 3। ठीक है, यहां से 15 रुपए निकल के आए अनुपात। 10 रुपए के अगर 5 हैं तो कितने हुए, 50 रुपए। ठीक है, यहां से 50 रुपए अनुपात। 20 रुपए के अगर 7 हैं तो कितने निकल के आए, यानी कि 140 रुपए। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है कि रुपए उसके पास कुल कितने थे, 1845। जो 1845 ये रुपए थे, ये कितने की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 140 और 50 और 15 यानी कि 205। यहां से जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है, 205। ये 205 की वैल्यू है। अब हमें निकालने किसके हैं, यानी कि क्या पूछा उसने, सबसे उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य। कुल मूल्य कितना है, 15, यानी कि 15 की वैल्यू निकालनी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 205 से ये काटेंगे तो ये जाएगा 9 बार, और 15 नंबर 135, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। जो मतलब जो 5 रुपए के जो सिक्के उसने दिए हैं वो उसे कितने दिए हैं, 135 रुपए के सिक्के उसने 5 के दिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, कॉइन्स वाले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 25, 50 और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के, ये भी सेम क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे आपको ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये जो दे रखा है 5:4:3:1। ठीक है, इंग्लिश वाले में बिल्कुल सही दे रखा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यानी कॉफी हो गया और टी हो गया। ठीक है, कितना दे रखा है उसने अनुपात, मूल्य यानी कि प्राइस का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4। ठीक है, एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा यानी कि कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, 4:7, यानी कि जो उसका उपभोग हो रहा है वो 4:7 में हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, कॉफी की चाय पर होने वाले व्यय, यानी कि व्यय पूछा है, यानी कि उसने एक्सपेंडिचर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी हम जितना भी खर्च करते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने बताया रेशियो में अगर हम कुछ कट रहा होता है तो काट लेते हैं। यहाँ से देख रहे हैं 4 से 4 कट जाएगा, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्ट 3:7 निकल के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, जो वो परिवार है वो कॉफी और चाय पर जो उनका खर्च हो रहा है वो है 3:7 के अनुपात में खर्च हो रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति की व्यय और बचत, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या है, 4 और 3 के अनुपात में है। यानी कि इसे अगर हम 40 और 30 लिख लें तो कोई दिक्कत कोई नहीं। तो उसकी इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई उसकी 70, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलके इनकम बनती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 4 और 3 के अनुपात में है। हिज सेविंग्स इज इंक्रीज बाई 1/5, यानी कि उसकी बचत, उसकी आएगी 1/5 बढ़ जाती। ठीक है, उसकी जो बचत है सेविंग है वो 1/5, यानी कि यहाँ पे वो बोल रहा है हिज सेविंग इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम, यानी कि सेविंग जो है 30, 1/5 बढ़ जाती है, यानी कि कितनी हो गई 6, यानी कि सेविंग यहां से कितनी बढ़ी है 36। ठीक है, और एंड इनकम रिमेन्स द सेम, इनकम 70 है, मतलब इनकम पे कोई नहीं बढ़ी, उसकी जो सेविंग है वो 36 हो गई, 30 से 36 हो गई। ठीक है, व्हाट वाज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, यानी इनका रेशियो पूछा है। अब अगर सेविंग 70 है और सेविंग 36 है और इनकम आपकी 70 है, तो हमारा जो यहां से आपको दिख रहा होगा हमारा जो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा वो कितना होगा, यानी कि
24, ठीक है, 24 निकल के आ जाएगा। मतलब 70 में से 36 हम घटाएंगे तो हमारा 24 निकल के आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा है कि इनका रेशियो पूछा है, यानी कि एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो पूछा, तो कितना हुआ 24:36, यानी कि 2 और इसे काटेंगे 3, यानी कि जो यहां से आपको दिख रहा होगा कि यानी कि 12 और 13, यानी कि जो ऑप्शन है यहां से आपको 12 और 18, यानी कि 1 6, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ है। यहां से आपको अगर हम इसे 2 से काटेंगे 6, 1 और 6 कितने आया, 1/6 बढ़ जाती है, यानी एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 40:3, ठीक है, 40 और 30 हो गया। एंड हिज इनकम, तो ये 70 हो गई, ठीक है। हिज सेविंग्स इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम, यानी कि उसकी इनकम 70, इसकी 1/5, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, मैं आपको बताता हूं, दोबारा से बताता हूं। उसमें क्या बोल रहा है कि जो उनकी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और सेविंग, इनका जो रेशियो है वो 4:3 है, यानी कि 40 और 3, अगर इसे हम 40 और 3 लिख दें तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो इनकी जो इनकम निकल के आई है वो कितनी हो गई, 70, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि हिज सेविंग इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम, यानी इनकम का 1/5 बढ़ी, यानी कि 70 की 1/5 उसकी जो सेविंग थी वो बढ़ गई, तो ये कितनी होगी 14 बढ़ी, तो यानी कि यहां से वो कितनी बढ़ गई 14, हम इसमें ऐड करेंगे तो 44, ठीक है। उसकी सेविंग जो पहले थी 30, अब हो गई 44, और उसकी क्या बोल रहा है इनकम सेम है, यानी कि इनकम 70 है। अब 44 में से हम 70 में 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहां से निकल के आ जाएगा 26, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया आपको। अब वो क्या पूछ रहा है कि उनकी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो, यानी कि इसका रेशियो पूछा है, तो ये काटेंगे हम 13 और ये काटेंगे 22, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये 13:22 हमारे सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रखा है आप लोग एक्सपेंडिचर 4:3 में, जैसे हम 4:3 लिखे या 40-30 लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनकम जो है वो 70 होगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसकी जो सेविंग है वो इनकम की 1/5 बढ़ जाती है, 70 की 1/5 कितना हुआ 14, इसमें हम ऐड करेंगे तो 44, 30 से 44 हो गई, और इनकम उसकी सेम रही, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 26 हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो उनका रेशियो पूछा था, तो 13:22 निकल के बिल्कुल हमारे साथ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। रेशियो का लगभग सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं, और अगर कोई 1-2 क्वेश्चन में देखूंगा अगर प्लेलिस्ट में और भी हो सकते हैं मिक्स वाले, रेशियो प्रोपोर्शन के मिक्स, तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेशियो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। आज मैं बात करता हूं अब आपसे प्रोपोर्शन की, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है, समानुपात, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख रहा होगा समानुपात का मतलब समान अनुपात में जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं समान अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ ऐसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बताता हूं। प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, सबसे पहले समानुपात क्या है, जैसे सपोज करो हम बोल रहे हैं कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, यानी कि 4 संख्याएं दी हैं, ये इन दोनों का अनुपात, ये इन दोनों का अनुपात, ठीक है। इसे अगर हम समानुपात में लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी, समानुपात को हम ये जो 4 डॉट है इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, सी अनुपात डी, ठीक है। ये हमारा समानुपात में हमारी लिखी है संख्या, ठीक है। तो इसका यहां से जो निकल के आता है इन चारों संख्याओं का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, यानी कि पहली संख्या गुणा चौथी संख्या, ए इंटू डी और बी इंटू सी, ठीक है। इसे भी हम प्रोपोर्शन ही कहते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे मैं बोलता हूं आपसे कि 2, 3 और 4 का समानुपात कितना होगा, ठीक है। इसका समानुपात मैंने आपसे पूछा कितना होगा, ठीक है, समानुपात कितना होगा, ठीक है। समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं, उनमें से 3 दी हुई होती हैं और हमसे एक संख्या पूछी जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसे, 1 2, ये समानुपात 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3 4 और हमसे समानुपात पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ए मैंने अभी आपको बताया, बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ये होता है, क्या होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, यानी कि प्रथम समानुपाती। और बी क्या होता है, बी होता है सेकंड प्रोपोर्शन, यानी कि द्वितीय समानुपाती। सी होता है कि थर्ड प्रोपोर्शन और डी होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछ दिया कि संख्या है कि 2 3 4, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन हमने आपसे पूछ दिया, ठीक है, फोर्थ पूछ दिया। तो यहां से हम इसे लिखेंगे सबसे पहले 2 3 4 और जो हमसे पूछा उसकी जगह हम यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे कि 2/3, इसे हम 2/3 लिख रही है बराबर 4/x, ठीक है। a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात d, ठीक है, c/d। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आया निकल के, x की जो वैल्यू आएगी, यानी कि तो 4 तिया 2 से हम काटेंगे 4 को 2 बार और x की जो वैल्यू आएगी 6, ठीक है। यहां से जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है वो 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 रख के देखो आप, तो आपको जो इसका इससे संबंध होगा, यानी पहली संख्या का इस वाली पहली संख्या से संबंध क्या है कि ये इसका 2 गुना हो रही है। अगर यहाँ पे 6 हम रख के देखें तो देख रहे हैं कि 3 का भी 2 गुना 6 हमारा निकल के आया, यानी कि हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है 6 वो बिल्कुल सही हमारे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि संख्या दे रखी है आपको 4 5 और 6, इनका आप फर्स्ट प्रोपोर्शन जो है वो निकाल के बताओ कितना होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, ठीक है, कितना होगा। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी कि ये प्रोपोर्शन हो गया, ये अनुपात हो गया, ठीक है। फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या है 4, फिर यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 6, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यह x/4 हो गया बराबर, ये आ जाएगा 5/6। तो यानी कि हम इसे जब कुछ कट रहा है तो काटेंगे 2 से 2 बार, ये 3 बार, यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है यहाँ से x बराबर 5 गुणा 2 यानी कि 10/3 हमारा निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शन जो होते हैं 2 केस में होते हैं, यानी कि ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये होते हैं जब 3 नंबर दे रखे हो हमको, ठीक है। जब हमको 3 नंबर दे रखे हो, जब हमें अब दूसरा इसका जो केस होता है वो क्या होता है कि जब हमें 2 नंबर गिवन हो, ठीक है, 2 नंबर गिवन हो तो क्या होता है कि 2 नंबर गिवन में ये a अनुपात b होता है और जो यहाँ का सेकंड नंबर है वही प्रोपोर्शन का फर्स्ट नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b अनुपात c, ठीक है। तो ये जो हो गया ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये a हो गया इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ये जो b होता है इसे हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्यानुपात, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक। और ये c हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि इसमें सेकंड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो यहां से अगर हमें मीन प्रोपोर्शन का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है कि a इंटू सी का अंडर रूट, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा, यानी कोई भी 2 संख्याएं दे रखी हैं और उनमें अगर आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा तो उन दोनों संख्याओं का गुणा अंडर रूट निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देके बताता हूं कि यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2, यहाँ पे 2 और 3 का जो पूछा है हमसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं 2 और 3, यहाँ पे ये कुछ गलत हो रहा है, मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूं। यहाँ पे आइए देखते हैं क्या, यहाँ पे मैंने बोला आपसे 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी लाइट है, 2 और 3 का मैंने आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन इसका क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले से हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन, ये हो गया। अब उसमें हमसे क्या पूछा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन में हम क्या बताया, जो हमसे पूछेंगे वो हम लिख लेंगे, ठीक है, एक्स लिख लिया। अब यहाँ से सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 2 और यहाँ 3। ये सही लिख रहा है, नहीं ये बिल्कुल गलत लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या सेकंड होती है वही इसकी फर्स्ट संख्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, ठीक है, ये 2 हो गया और यहाँ पे आएगा 3। अब इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना में, तो कैसे निकालेंगे हम, xy2 इज इक्वल टू 2y3, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है यहाँ से x बराबर 4/3 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की जो 4/3 आया है, ये कैसे आया, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सपोज करो 2 और 3 की फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा था, ऐसे हम अगर पूछते हैं 3 और 4 की फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, यहाँ से आपसे पूछा है कि इसका प्रथम समानुपाती बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो इसके सीधी सी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो जो पहली वाली संख्या है इसका स्क्वायर करो, यानी कि 3 का स्क्वायर बटे जो दूसरी संख्या है वो, यानी कि यहां से जो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो निकल के 9/4 हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप अपनी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब जैसे मैं अगर आपसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे पूछा कि 18 और 8 का मीन प्रोपोर्शन बताओ, यानी कि मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है, और अंडर रूट में, ठीक है। तो 18 को हम क्या लिखेंगे, यहां से 18 अट्ठे 144 हो गया, अंडर रूट में यानी कि 12, ठीक है। इसका जो मीन प्रोपोर्शन है 12। अब इसे अगर हम बेसिक से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन में क्या बताया था, फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने फॉर्मूला बताया था, बीच का पूछा था, 4 संख्या हो गई 1 2 3 4, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन पूछा तो बीच में कुछ नहीं ये हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे x मान लेंगे, ये 18 हो गई और ये 8 हो गई। अब इसे हम अगर इसे निकालना चाहें बेसिक से, तो 18/x इज इक्वल टू x/8, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर कितना आएगा, 18 गुणा 8, और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो अंडर रूट 144, और यहाँ से x कितना निकल के आएगा, 12, ठीक है। तो ये बेसिक से ना करने के लिए जो इसकी ट्रिक है मीन प्रोपोर्शन की, जो मैंने आपको पहले बता रखी है कि यहाँ से निकल के हमारे सामने आ जाएगी, मतलब जो संख्या दे रखी है उनका मल्टीप्लाई और अंडर रूट निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले, आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन है 3 और 5 का प्रथम अनुपात पूछा, यानी कि तो ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि केस 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। केस 2 से मतलब कि जब 2 संख्या दे रखी हो, आपसे फर्स्ट अनुपात पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा अनुपात। अब उसने क्या पूछा, प्रथम अनुपात, यानी कि प्रथम अनुपात हमने पहले की जगह रख दिया, ठीक है। अब संख्या क्या है, 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, 3, यानी कि जो इसकी सेकंड संख्या होती है वही इसकी फर्स्ट संख्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, तीनों 5 संख्या दे रखी है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x/3 इज इक्वल टू 3/5, यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है यहाँ से निकल के आ जाएगा 9/5 का मतलब या तो 9/5 लिख दें या x बराबर 1.8, यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ की ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, मेरे को सही आंसर 1.8 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपने ये बहुत ही आपको दिख रहा होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम बात फोन करके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3 और 27 का मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती हमसे पूछा है, तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 3,27, ठीक है। अब हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि एम पी, यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या बताया था हमने, सीधा डायरेक्ट निकालेंगे 3 गुणा 27 और इसका अंडर रूट, यानी कि यहाँ से 3 का 3 हो गया, 27 को हम क्या लिखेंगे, 9 गुणा
3, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकल के क्या आएगा, 9 का 3 आ गया और 3 इंटू 3 का 3 आ गया, यानी कि तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन है वो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहां से आपको दिख रहा होगा, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपात, यानी कि 75 और 12 के मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे 75 गुणा 12, ठीक है। इसका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, यहां से हो गया 25, ठीक है, 25 हो गया गुणा 3 और ये हो गया 12, ठीक है। इसका मध्यानुपाती के 25 का 5 बाहर आएगा और ये 36 का 6, यानी कि कितना निकल के आएगा 30। क्या बोल रहा कि जब इनके मध्यानुपाती से 13 घटाया जाए, यानी कि 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, या जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर पूछ सकते हैं। देखते हैं, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए यदि ए 24 और 6 का मध्यानुपात है, यानी कि 24 और 6 का मध्यानुपात 24 गुणा 6 अंडर रूट, 24 को हम क्या लिखेंगे 8 तिया 24 और 6 तिया 18, यानी कि 6 चौको 24 और 12 यानी कि 144, अंडर रूट में तो कितना आया 12, यानी कि जो 12 है वो ए आ गया, ठीक है। क्या बोला बी 81 और 9 का मध्यानुपात, 81 और 81 गुणा 9 का मध्यानुपात क्या है बी है, तो ये तो 9 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 9 3 27, यानी कि बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 27, ठीक है, आपको दिख रही होगी। तो 3a प्लस बी का मान पूछा, यानी कि 3a प्लस बी, तो 3 गुणा 12 प्लस 27, यानी कि 36 प्लस 27 निकल के कितना 50, 7 6 13, यानी कि 63, यानी कि जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है 63, वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर और अलग अलग जगह से जो भी मुझे लगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 32 एंड 40, यानी कि दो संख्या दे रखी हैं 32 और 40, ठीक है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो इसे हम रेशियो में लिख देंगे। तो यहां से थर्ड पूछा है तो थर्ड तो ये होती है 40 हो गई, 32 और 40 है, तो हम क्या करेंगे थर्ड पूछा तो थर्ड की जगह हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 हमसे थर्ड प्रोपोर्शन ये होता है। अब संख्या कितनी है 32 और 40, ठीक है, तो 32 तो ये हो गई पहली, ये हो गई 40 और ये क्या होगी ये भी 40 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसे हम क्या लिखेंगे 32 बटा 40 इज इक्वल टू 40 बटा एक्स, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 4 8 से काटेंगे, सॉरी 4 8 से काटेंगे 5 और 4 से काटा 10, तो जो x है x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 यानी कि 50, x बराबर 10 गुणा 5, ठीक है, 50 निकल के जो थर्ड प्रोपोर्शन इसका वो 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल एग्जाम रूट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीन संख्या 6 12 और 24, यानी कि तीन संख्याएं दे रखी हैं 6 12 और 24, यानी कि तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन संख्या है, तो ये फर्स्ट टाइप का, यानी कि फर्स्ट टाइप मैंने बताया था जब तीन संख्या दे रखी हो चौथी पूछ रखी हो 1 2 3 और 4, ठीक है। क्या बोला प्रथम अनुपात पूछा है, तो जो पूछा उसकी जगह हमने लिख दिया। अब क्या हो गया ये संख्या हो गई 12 और 24। इसमें क्या होता है एक तीन दी हुई होती है और एक पूछा जाता है, पहली पूछी गई तो दूसरी होगी, तीसरी होगी और चौथी ये होगी, तो ठीक है। तो इससे हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे x अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24, ठीक है। तो यहां से निकल के आ जाएगा 1, यहां से 2, 2 से 3, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो 3 निकल के हमारी आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो 3 है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसे हम इतना भी सॉल्व अगर ना करें बेसिक से तो इसका मैंने आपको बताया था कि अगर इसका संबंध इसकी पहली वाली से होगा वही इसका संबंध इसकी दूसरी वाली, जैसे जो इसकी अगर दूसरी संख्या 6 है इसका संबंध इसकी दूसरी संख्या 24 से क्या है कि इसका 4 गुना है, तो यहाँ पे x का 4 गुना 12, यानी कि x क्या हो सकता है 3 का 4 गुना 12, या हम ऐसे कहें कि 24 का अगर हम 4 से भाग करें तो 6 आ रहा है, तो 12 में हम 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3 हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि पहले वाले खाने का
जो पहली संख्या होती है उसकी दूसरे वाली खाने की पहली संख्या से वही संबंध होता है जो दूसरी वाले का दूसरे खाने की दूसरी संख्या से होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीन संख्याएं 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहां से उसने पूछा है कि द्वितीय अनुपात क्या हो गया, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो बी हो गया द्वितीय। तो पहली क्या हो गई, यहां से हम डायरेक्ट लिखेंगे 28, द्वितीय अनुपात हमसे पूछा है तो x इज इक्वल टू 4:5। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 7, तो 7 गुणा 5, x की जो वैल्यू है वो 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो आपसे पूछा है उसकी जगह हम x मानेंगे, बाकी जगह हम ये संख्या लिख देंगे। ठीक है, ये बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9, 7, 10 और 14 का तृतीय अनुपात, यानी कि यहाँ पे उसने तृतीय अनुपात ही पूछा, तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे 9/7, तृतीय अनुपात ही पूछा है, ये तीसरी हो गई c/14, यानी कि 7 से हम इससे कहिए 2, तो x बराबर कितना आया 9 गुणा 2, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में, आइए बढ़ते हैं हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीडी में आया था ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोल रहा है कि 42, 56 और 63 के चतुर्थानुपात, यानी कि हम डायरेक्ट करेंगे, चतुर्थानुपात पूछा है तो 42 और 1/56, 42/56 और बराबर 63/x, चतुर्थानुपात पूछा, तो यहां से आपको क्या निकल के आती है हमारे सामने, तो यहां से अगर हम देखें तो जैसे हम सीधे क्या लिख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 56 गुणा 63, ठीक है, बटा 42। समझ में आ गया आपको। और 189, 273 के चतुर्थानुपात, इनका अनुपात पूछा है, मतलब इनके चतुर्थानुपाती और इनके चतुर्थानुपाती के, तो इसमें हम लास्ट की दो संख्याएं यानी कि 273 गुणा 153 बटा 189, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 21 से काटेंगे 2 बार, 21 से काटेंगे 3 बार, ठीक है, 2 से काटा 28 बार, यानी कि ठीक 28 थी 84, ठीक है, यहां तो 84 आ गया। अब आपको दूसरा अगर आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 21 से 2 बार गया 42, 3 बार गया ये 3, ठीक, 2 से हमने काटा 28, 28 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहली संख्या 84 केवल ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रही, तो हमें दूसरी निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधे डायरेक्ट अपना आंसर 84/221, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 221 हमारा निकल के बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ऐसे जीडी के किसी एग्जाम में किसी ईयर में पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही टफ लग रहा होगा, आइए देखते हैं हम इसे कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या बोल रहा है कि 2 की पावर 3 और 8 की पावर 5.06 और 8 की पावर -4.06 अनुपात x, तो x का मान पूछा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे सी 2 की पावर 3 बटा 8 की पावर 5.06 इज इक्वल टू 8 की पावर -4.06 और अपॉन x। ठीक है, अब यहां से हम अगर इसे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये तो हो गया हमारा 2 की पावर 8 और x, ठीक है, और यहां से हो गया 8 की पावर 5.06 और मल्टीप्लाई 8 की पावर -4.06, ठीक है, तो यहां से 8x इक्वल टू वैल्यू कितनी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n निकल के हमारा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा 8 की पावर, इसे हम जब प्लस करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 5.06 में से 4.06 जाएगा, तो 8 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 8/8, यानी कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर बी 1 निकल के हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही, ये केवल आपको जो डिजिट्स और पावर जो दे रखी है आपको केवल परेशान करने के लिए होती है, जिससे आप देखें इसे और घबरा जाएं एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत होते हैं कि इसमें एक टाइप की ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपसे कि आपको 4 संख्याएं दी हुई होती हैं, इनमें क्या जोड़े हम कि ये चारों समानुपात में आ जाएं। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है कि 3, 11, 4 और 14, और इसमें क्या पूछा, समानुपात में बनाने के लिए इसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है,
मतलब ये चारों समानुपात में आ जाए तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो जुड़ जाए। इसे आप बेसिक से लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनमें जो संबंध होता है, मैंने बताया था कि a इंटू डी और b इंटू सी का होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला सीधा होता है कि a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है। और अपॉन में ये जो दो संख्या होती इन a प्लस डी और माइनस के b प्लस सी, ये फॉर्मूला मोड में होता है, ठीक है। इसमें तो यहां से निकल के जो वैल्यू आएगी a इंटू डी यानी कि 3 गुणा 14, यहाँ पे क्या हुआ 42, सॉरी यहाँ पे आ गया 42 माइनस के b इंटू सी यानी कि 11 गुणा 4 44, ठीक है। और मोड में होता है तो मोड में बट्टा इन दोनों का योग 14 3 17 और 11 4 15 माइनस के 15। तो यहां से आपको ऊपर दिख रहा होगा मोड का मतलब माइनस, मोड का मतलब होता है अगर कोई संख्या माइनस में तो उसे प्लस में कर देती, ठीक है। तो 42 में से 44 जाएगा, माइनस के 2 को हम क्या लिखेंगे 2, नीचे 2 लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ से जो आंसर है वो हमारा 1 निकल के हमारे सामने आ जाएगी। यानी कि सब में अगर हम एक एक जोड़ दें तो जो हमारी चारों संख्याएं ये समानुपात में हो जाएंगी। अब अगर हमें आंसर टैली करना है तो हम इसमें एक जोड़ेंगे 4, ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे 12, इसमें एक जोड़ेंगे 5, इसमें एक जोड़ेंगे 15। तो मैंने आपको बता रखा है कि संख्या आएंगी 4 12 5 15। इसकी जो पहली संख्या है इसकी कितनी है, 3 गुनी है, और इसमें देखो 5 15 की मतलब 15 जो है 5 की 3 गुनी है, ठीक है। तो हमारी जो आंसर है एक बिल्कुल सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही ये इसमें घटाई जाए तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया a इंटू डी माइनस बी इंटू सी अपॉन a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ठीक है, उसी से निकालेंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें क्या बोल रखा है उसने कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। वो बोल रहा है 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं ए बी सी डी यानी कि वो समानुपात में है, यानी कि तो a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, यहाँ पे ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है उसने कि बी ए से 35 अधिक है, तो बी बराबर जो है a प्लस 35, और क्या बोल रखा है उसने डी सी से 60 अधिक है, तो जो डी है वो सी से 60 अधिक है, ठीक है। तो डी 60 अधिक हो गया, ठीक है। अब ए और सी का गुणनफल, यानी कि उसने एक कंडीशन और दे रखी, ए सी जो है वो 5 3 7 6, ये हमें दे रखी, इतना दे रखा, और हमसे ए बी सी डी की जो वैल्यू है उनका योग पूछा गया है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इसे हम उठाएंगे ए बटे बी, यानी कि ए की जगह तो ए, बी की जगह हम क्या रखेंगे ए प्लस 35 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस 35 हो गया इज इक्वल टू, ऊपर सी का सी रहेगा, नीचे डी की जगह हम क्या लिखेंगे सी प्लस 60, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सी प्लस 60। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी प्लस 60 ए इज इक्वल टू ए सी प्लस 35 सी, ठीक है। यहां से आपका ए सी से ए सी कट जाएगा और ये हो गया 12, 5 से कटा ये गया 7, तो ए अपॉन सी जो हुआ वो हमारा निकल के 7/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम 7 के अपॉन 12 के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वो बोल रखा है कि इनके दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 7 की ए की जगह 7 के और बी की जगह 12 के इज इक्वल टू कितना है 5 3 7 6। यहाँ से अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 12 से काटेंगे हम सबसे पहले, तो 12 चौको 48 और 5 12 चौको 48 और 12 अट्ठे 96। अब 7 से काटेंगे इसे हम तो 7 6 42 और 7 चौको 28, यानी कि जो के स्क्वायर की वैल्यू है वो 64 निकल के आई। यहाँ से के की वैल्यू जो है 8 निकल के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू अब हम एक एक करके सबकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 7 के, 7 गुणा 8 यानी कि 56 हो गई, ठीक है। ऐसी सी की वैल्यू कितनी हो गई 12 के, यानी कि सी की वैल्यू जो है 12 गुणा 8 यानी कि 12 अट्ठे 96। अब ए की वैल्यू 56 है, सी की 96, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 56 प्लस 35 यानी कि 91 हो गई। ऐसे यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी सी प्लस 60 यानी कि 96 प्लस 60 यानी कि 156, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, इनका सबका योग पूछा था, तो इसे हम सबको ऐड कर लेंगे तो 6 6 12 18 9, यानी कि आपको दिख रहा होगा यूनिट डिजिट सिर्फ एक, यानी कि 399 में 9 आ रही। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी 399 है वो बिल्कुल
राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको अगर यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्थर वाले आपको दिख रहा होगा। किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्गानुपात, वर्ग के समानुपाती, यानी कि जो पत्थर का जो मान है, मतलब यानी कि उसका जो प्राइस है वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि ये कंडीशन दे रखी है, अगर सपोज करो कि पत्थर 1 किलोग्राम का है तो उसका जो भार का है वो 1 का 1 ही होता है। ठीक है, अगर पत्थर सपोज करो पत्थर का 2 है तो उसके भार 4 है, पत्थर का प्राइस 3 है तो उसका भार 9 है। ठीक है, यानी कि उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1,20,000 रुपए मूल्य के एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो छोटे पत्थरों को कुल मूल्य कितना है। अब वो क्या बोल रहा है कि 2:3 के अनुपात में तोड़ रहा है। ठीक है, तो सपोज करो हमने मान लिया कि 2:3 के अनुपात में उसने तोड़ा, तो जो एक बड़ा पत्थर है वो 5 का हो गया। ठीक है, 5 का है तो इसका जो भार है वो 25 हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ रहा है, 2 में और 3 में, यानी कि 2:3 में तोड़ रहा है, तो यहां से 2:3 में करेंगे तो यहां से निकल के आया 2 का स्क्वायर 4 और यहां से 9। ठीक है, और इनकी वैल्यू हो गई 13। अगर अब हमें क्या दे रखा है, यहां से 5 का स्क्वायर 25 हुआ और इनकी वैल्यू निकाल के 13 आ रही, यानी कि कम हो रही। अब उसमें क्या बोल रखा है कि 1,20,000 रुपए मूल्य के एक पत्थर को, यानी कि जो 1,20,000 है ये 25 की वैल्यू है और हमें निकालना क्या है, 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो दो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना है, यानी कि 13 का पूछा हमसे। यानी कि इसमें हम 13 वो करेंगे, 25 से काटेंगे 4, 20 बचे, यहाँ पे 8, 0, 0, 0, 4 और 52, यानी कि 62, 52 10 62, यानी कि 62,400, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी 62,400 है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो मैं आपके सामने लेके आया। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि एक हीरा है, उसे एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो ये 6,084 रुपए के एक मूल्य के हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3, 2, 1 है, यानी कि काटने से होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको उसने जो एक है 6,084 जो दे रखी है, उसने 3, 2, 6 और 1 की इसके अनुपात में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अगली क्लास जो भी पढ़ाऊंगा उससे सबसे पहले आपको आंसर बता के उसके बाद नेक्स्ट अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। तब तक आप लोग कोशिश कीजिए, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि m n स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती है और यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है तो n स्क्वायर बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या किसी की व्युत्क्रमानुपाती है तो x इक्वल टू 1/b ये होता है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी और अगर ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये होता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि m इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 3, ये उसने पूछा बोला है, और n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 कर दें हम तो अगर n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 होने पे m कितना हो जाता है 3। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि n स्क्वायर बराबर 69 होने पर m का मान कितना होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है n स्क्वायर अगर 72 होगा, सॉरी इसमें कुछ गलत है, यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 3 रखें यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, यानी कि 1/12 अगर यहाँ पे आ रही तो m की वैल्यू कितनी आ रही 3, यानी 1/12 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है n स्क्वायर 69, यानी कि यहाँ से 1/69 जोड़ेंगे 3 और यानी कि 1/72, यानी कि इसका 1/6 गुना है, तो इसका 1/6 गुना करेंगे अगर हम 3 का तो
क्या निकल के आएगा, 3 गुणा 1/6, यानी कि इसका 1/6 गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि उसने कंडीशन दे रखी है कि जो एक संख्या है वो उस दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यानी कि अगर एक संख्या ए है दूसरी बी है, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटती है और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ठीक है। ये कंडीशन होती है, उसमें दे रखा है उसने कि एम जो है वो n² + 3, यानी कि n² + 3 ये हो गया, इसके व्युत्क्रमानुपाती दे रखा है उसने, ठीक है। तो m बराबर 1/n² + 3। अब उसने क्या बोल रहा है, यदि n बराबर 3 होने पर n का मान 3 रखें अगर हमें, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, तो m की जो वैल्यू है वो 1/12 की जगह 1/12 की जगह जो m की वैल्यू है वो 3 आती है, यानी कि 1/3 का मान 1/12 है, ठीक है। सपोज करो 3 की जो वैल्यू है वो 1/12 निकल के यहाँ से आ गई। अब वो क्या बोल रहा है कि n² को जब हम 69 रखें, इसमें अगर हम n² को 69 रखेंगे तो m कितना आएगा, m बराबर 1/69 + 3, 69 + 3 कितना आएगा 1/72, ठीक है। 1/72 यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी कि 1/12 को से 1/72 हो रहा है जब हम n² 3 रख रहे हैं, तो ये कितना इसका 1/6, यानी 1/12 × 72, 1/12 में हम 1/6 से गुणा करेंगे तो 1/, तो इसमें भी हम 1/6 से गुणा करेंगे, तो 3 को 1/6 से गुणा किया तो हमारा 1/2 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये 40-30 के अनुपात में दे रखे हैं और मूल 50,000, यानी कि जो 50 वर्ष की आयु वाला जो नया वाला है उसकी मूल 50,000 दे रखे, ठीक है। आइए हम आज आपकी जो रेशियो प्रोपोर्शन की जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, इनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सही गलत जो भी आपको लग रहा है ये इसका आंसर हो सकता है आप लोग दें, और हम जो टीम है हमारी पूरी वो पूरी सारे कमेंट्स देखती है, और आपके जब अगली क्लास में लेके आऊंगा, अभी रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया, अब आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं वो टॉपिक भी लेके आ सकता हूँ, नहीं तो एक एक करके चैप्टर वाइज सारी पूरी मैथ में आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। जो भी आप पढ़ना चाहें आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी की अगर आपको हमारी जो कोई भी मॉक्स से रिलेटेड, या अगर आपको हमारे मॉक्स लगाने हैं तो ये हमारी वेबसाइट आपको दिख रही होगी www.examroots.com पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके आपको जितने भी मॉक्स हैं SSC CGL CPO CHSL GD ग्रुप डी NTPC बैंक SBI क्लर्क के जो भी अपलोड हो रखे हैं अभी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप लोग अच्छे से जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहेंगे। और बाकी आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी जारी रखें, और थैंक यू, धन्यवाद।